गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले परीक्षा गुरु अकेडमी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग एक तरीके से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। खासकर अभी तक क्लासेस आपकी कम हो पा रही थी, मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की क्लासेस हो रही थी। आज प्रॉपर्ली आपको साइकोलॉजी की क्लासेस में मिलेंगे। तो सबसे पहले मनोविज्ञान के बारे में हम देखते थे कि मनोविज्ञान एक सिंगल सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन इसका उपयोग अन्य सारे सब्जेक्ट के अलावा भी कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम में होता ही रहता है। जैसे अगर बात करें सबसे पहले तो सीटेट है, इसके अलावा यूपीटेट है, एमपीटेट है या आरटेट है। इसके अलावा कई सारे स्टेट के जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है और हर एग्जाम में इसके 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे कि मनोविज्ञान क्या है और मनोविज्ञान का विकास हुआ कैसे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान और यहां पर हम इसका पहला लेक्चर लेंगे इतिहास, यानी मनोविज्ञान का इतिहास। तो इतिहास जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि मनो जो विज्ञान है वास्तविक में या पहले इसका प्रारूप था वो दर्शन शास्त्र था। यानी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो विषय है वो दर्शन शास्त्र से मिलकर बना है या दर्शन शास्त्र से इस विषय की उत्पत्ति हुई है। ठीक। तो मनोविज्ञान जो विषय है वो मूल रूप से दर्शन शास्त्र का ही भाग है। आप ऐसे कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र का अभिन्न अंग है, लेकिन वर्तमान समय में दर्शन शास्त्र में हम इसका अध्ययन नहीं करते। वर्तमान समय में मनोविज्ञान का अध्ययन हम आधुनिक रूप में करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो मनोविज्ञान जो शब्द था, जो सबसे पहले दिया था एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था रुडोल्फ गालकाय। रुडोल्फ गालकाय नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1590 ईस्वी में सबसे पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। तो क्वेश्चन सीधे सीधे इस तरीके का आएगा कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो आपको लगाना है मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गालकाय के द्वारा सन 1590 ईस्वी में किया गया था। तो सबसे पहले ये ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान विषय के बारे में बताया था। यहां पर एक छोटी सी क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दर्शन शास्त्र का भाग है मनोविज्ञान। तो दर्शन शास्त्र जो अध्ययन करते हैं, दर्शन शास्त्र का जो अध्ययन करते हैं उनको तो हम कहते हैं दर्शन शास्त्री, और जबकि जो मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं मनोवैज्ञानिक। तो इसमें एक ट्रिक भी है, एक तरीके से कॉमन ट्रिक है कि हम कैसे पता करें कि कौन मनोवैज्ञानिक है कौन दर्शन शास्त्री है। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि दर्शन शास्त्री वो सभी थे जो पहले मनोविज्ञान से पहले जो दर्शन शास्त्र के रूप में काम करते थे, और जब दर्शन शास्त्र का विकास मनोविज्ञान के रूप में हो गया तब ये सारे जो दर्शन शास्त्री थे वो अपने आप मनोवैज्ञानिक बन गए। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्री और मनोवैज्ञानिक सेम है, इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो कहीं कहीं पर दर्शन शास्त्री लिखा जाता है, कहीं कहीं पर मनोवैज्ञानिक लिखा जाता है, क्योंकि हम विषय जो है मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक शब्द ज्यादा प्रयोग करेंगे। तो ये तो थी मनोविज्ञान की बात, मनोविज्ञान कैसे आया, कहां से आया। अब इसके बारे में उत्पत्ति के बारे में जानते हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई कैसे। तो मनोविज्ञान जो शब्द की उत्पत्ति है वो सबसे पहले हुई है यूनानी से, यानी यूनानी भाषा से, हम ऐसे भी कह सकते हैं यूनानी देश से, जिसको हम लैटिन भाषा भी कहते हैं। यूनानी भाषा या लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति है, जिसको हम मुख्यतः साइकोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। और साइकोलॉजी जो शब्द है वो मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना है। वो आपके दो शब्द हैं, साइकी प्लस लोगस। तो साइकोलॉजी जो है शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब है आत्मा, साइकी का मतलब होता है हिंदी में आत्मा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाए वो क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। और ये सबसे पहले डेफिनेशन दी गई थी, और ये डेफिनेशन ही सबसे पहले सर्वमान्य थी, क्योंकि इससे पहले किसी ने मनोविज्ञान विषय के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया। तो सबसे पहले मनोविज्ञान की एक्सप्लेनेशन आत्मा के विज्ञान के रूप में हुई है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले ये एक्सप्लेनेशन दी किसने, क्योंकि हमने भी बताया था कि मनोविज्ञान जो शब्द का प्रयोग था सबसे पहले रुडोल्फ गालकाय द्वारा किया गया, लेकिन मनोविज्ञान को परिभाषित करने का जो काम किया गया था वो किया था सबसे पहले
प्लेटो। तो ये प्लेटो मनोवैज्ञानिक थे जो यूनान के ही थे। इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान के बारे में समझाया है, बताया है। तो शब्द पूछा जाएगा तो बारकाय या रोड बारकाय लगाना है आपको। अगर पूछा जाएगा कि प्रतिपादक कौन है मनोविज्ञान के, सबसे पहले जिन्होंने व्याख्या की, तो आपको आंसर लगाना है प्लेटो। और ये कहां के थे? यूनान देश के रहने वाले थे, इसलिए हम इन्हें यूनानी दार्शनिक भी कह सकते हैं। अब मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट लगभग मान सकते हैं कि 16वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार पूछा गया है स्टेट एग्जाम में, अन्य टेट के एग्जाम में, कि मनोविज्ञान का विकास किस शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है। तो उसका सीधा सीधा आंसर होगा 16वीं शताब्दी। लेकिन 16वीं शताब्दी से प्रारंभिक शुरुआत हुई है। मनोविज्ञान का विकास कई सारे चरणों में हुआ है। तो हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके चरण इनके रीड करेंगे कि कौन कौन से चरण किस किस समय हुए थे। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं भाई कमेंट सेक्शन में कौन कौन सारे क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से बच्चे लाइव आ चुके हैं। तो सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए, क्लास आपकी साइकोलॉजी की स्टार्ट हो चुकी है। तो एक एक करके जरा कमेंट देखते हैं। सबसे पहले है विशिष्ट क्लासेस, ये कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। मिस्टर इमरान खान, ललिता सिंह गुड मॉर्निंग सर। नितेश कुमार गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर खान अच्छा है। आशु शर्मा गुड मॉर्निंग सर। तो सभी लोगों का अच्छे से कमेंट आ रहे हैं। तो अरविंद कुमार कुंडवार कह रहे हैं सर अर्थशास्त्र का पढ़ाएंगे। भाई अर्थशास्त्र की क्लास आएगी तो अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाएगा। अभी मनोविज्ञान के बारे में चल रहा है तो हम इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं मनोविज्ञान शब्द का। तो सबसे पहले हम देखेंगे मनोविज्ञान का विकास हुआ कैसे। तो मनोविज्ञान का विकास कितनी शताब्दियों में हुआ है, प्रश्न आ चुका है, कई बार आ चुका है। तो आपको सिर्फ इसका आंसर लगाना है कि मनोविज्ञान का विकास लगभग 4 शताब्दियों में हुआ है। तो कुल शताब्दियों की जो संख्या है वो कितनी है? 4। तो हम चारों शताब्दियों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे इसमें कि कैसे कैसे किन किन लोगों ने इसका विकास किया और किस कारण से ये 4 शताब्दियों तक चला, क्योंकि आंसर तो एक ही शताब्दी होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मनोविज्ञान का विकास। मनोविज्ञान का विकास, तो मनोविज्ञान के विकास में सबसे पहली हमारी जो शताब्दी है वो है 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी, इसके बाद 17वीं शताब्दी, इसके अलावा फिर 19वीं, क्योंकि 18वीं शताब्दी में इसका विकास नहीं हुआ, और उसके बाद 20वीं शताब्दी। इसको आगे करने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और खासकर जो लोग अभी जुड़े हैं तो वो हमारे प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगा, और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम और ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकें। तो कोशिश करिए, आप भी कोशिश करिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूं। अब यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी की बात करें तो 16वीं शताब्दी में सबसे पहले जो मनोविज्ञान विकसित हुआ था उस मनोविज्ञान का नाम था आत्मा का विज्ञान। 16वीं शताब्दी के मनोविज्ञान का नाम था आत्मा का विज्ञान, और इसके प्रतिपादक थे आत्मा के विज्ञान के, अभी मैंने बताया था सबसे पहले जिन्होंने व्याख्या की इनका नाम था प्लेटो, और इसके सहयोगी थे इनके शिष्य अरस्तु, सुकरात और डिकार्टेस। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले मनोविज्ञान का विकास किस शताब्दी में हुआ, तो सबसे पहले पूछा जाएगा तो 16वीं शताब्दी में। कोई आंसर आपको 16, 17, 18, 19 कुछ भी दिया होगा समझिए, आपको सिर्फ 16वीं शताब्दी लगाना है। मनोविज्ञान का नाम क्या था सबसे पहले का? शताब्दी के रूप में पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है, तो आपको आंसर इसका देना है आत्मा का विज्ञान। और पूछा जाएगा आत्मा के विज्ञान के प्रतिपादक कौन थे, तो सबसे पहला इनका नाम है प्लेटो, और प्लेटो के अलावा अन्य सहयोगी में अरस्तु, सुकरात, डिकार्टेस, अन्य सारे मनोवैज्ञानिक थे। और ये जो आत्मा का विज्ञान था, ये जो कॉन्सेप्ट था वो यूनानियों का था, यानी यूनानियों का मतलब है यूनान देश के रहने वाले, और ज्यादातर यूनान के ही दर्शन शास्त्री हैं, उनके आधार पर हमने आगे काम किया है। तो 16वीं शताब्दी का जब मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान आया तो मनोविज्ञान के रूप में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि वास्तविकता में जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही एक भाग था तो हमें क्या आवश्यकता हुई मनोविज्ञान को अलग करने की? भाई दर्शन का मतलब होता है शिक्षा का विकास, दर्शन का मतलब है अपने कार्यों का विकास। तो जिन कार्यों के द्वारा हम अपने नए कार्यों को कर सकें,
उसको हम दर्शन कह सकते हैं, या विभिन्न प्रकार के शिक्षा के विकास की क्रियाओं को हम दर्शन शास्त्र कह सकते हैं। लेकिन दर्शन शास्त्र को मनोवृत्ति से अलग करने की प्रक्रिया के कारण ही मनोविज्ञान का विकास हुआ और मनोविज्ञान एक नए विषय के रूप में उत्पन्न हुआ। चलिए आगे कुछ कमेंट सेक्शन ले लेते हैं। सभी लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। सर कह रहे हैं कि अगला लेक्चर कब होगा? भाई लेक्चर भी होगा, सारे लेक्चर प्रॉपर होंगे। अब आगे आप कंटिन्यू करते रहिए और डेली क्लासेस होंगे आपके। तो इसी को हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान आया। सबसे पहले प्रतिपादक इसके प्लेटो हैं और प्लेटो के बाद कॉमन है इनके अरस्तु, इनके सहयोगी हैं सुकरात, डिकॉर्ड। तो ये चार लोग प्रमुख थे 16वीं शताब्दी में। अब 16वीं शताब्दी का जब मनोविज्ञान विकसित हुआ, इसके बाद क्योंकि आत्मा का विज्ञान जो है, आत्मा जो है वो मनोविज्ञान के संबंधों की व्याख्या नहीं कर पाई, जिस कारण से पहला मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी में जो कि अरस्तु द्वारा बनाया गया था वो फेल हो गया, या हम कह सकते हैं उसको स्वीकार नहीं किया गया, जिसके कारण से 17वीं शताब्दी में एक नया मनोविज्ञान आया और इस मनोविज्ञान का नाम था मन या मस्तिष्क का विज्ञान। क्या नाम था इसका? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। अब ये जो मन या मस्तिष्क का विज्ञान था, इसके जो प्रतिपादक थे, संरचनाकर्ता थे, वो थे पोम्पनोजी। और पोम्पनोजी थे वो इटली के थे और इनके साथ बर्कले और जॉन लॉक, बर्कले और जॉन लॉक इनके सहयोगी थे। ठीक है, तो पहले में 4 हैं, यहां पर भी 3 है। कम से कम आप एक एक नाम तो याद रखिए। आत्मा के विज्ञान में प्लेटो है और 17वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान आया है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, जिसके प्रतिपादक पोम्पनोजी हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट था आप कह सकते हैं इटली के दर्शन शास्त्रियों का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो दूसरा वाला आपका था 17वीं शताब्दी में आया, जिसका नाम है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। इसके प्रतिपादक पोम्पनोजी हैं और सहयोगी के रूप में बर्कले और जॉन लॉक हैं। ठीक है, और इसलिए हम इसे कह सकते हैं क्योंकि पोम्पनोजी इटली से संबंधित थे, तो हमने यहां पर नीचे इटली लिख दिया। ठीक है, अब क्योंकि मन का मतलब आप जानते ही हैं, मन का मतलब है विचार, जिसके द्वारा कार्य किए जाए। मस्तिष्क का मतलब क्या है कि जिसके द्वारा कार्य किए जाए। तो अर्थात मन की प्रक्रिया को मस्तिष्कीय प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया गया, इसी प्रक्रिया का नाम रखा गया मन या मस्तिष्क का विज्ञान। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी मन को मस्तिष्क से जोड़ नहीं पाया, जिस कारण से कुछ समय बाद ये कॉन्सेप्ट भी एक तरीके से फेल हो गया, या कह सकते हैं कि इसको ज्यादा वरीयता नहीं दी गई। तो यहां से भी मनोविज्ञान का विकास सही से नहीं हुआ। 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में कोई मनोविज्ञान नहीं आया, 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान आया था और ये मनोविज्ञान आया था जिसका नाम था चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी में एक नया मनोविज्ञान आया जिसका नाम था चेतना का विज्ञान और इसके प्रतिपादक थे विलियम वुंड। इसके प्रतिपादक कौन थे? विलियम वुंड। और दूसरी बात, और इनके सहयोगी थे विलियम जेम्स, विलियम वुंड, विलियम जेम्स। इसके अलावा जेम्स सली और वाइस, ये कुछ लोग इसमें थे, यानी मनोवैज्ञानिक थे। पहले थे विलियम वुंड, विलियम जेम्स, जेम्स सली, वाइस। तो आपको पहला नाम तो याद ही रखना है। यहाँ प्लेटो है सबसे पहले, यहाँ पोम्पनोजी है, यहाँ विलियम वुंड है। तो पूछा जा सकता है कि चेतना के विज्ञान के जनक कौन कहलाएंगे? तो हम कह सकते हैं विलियम वुंड। तो विलियम वुंड को हम चेतना के विज्ञान का एक तरीके से जनक कह सकते हैं। ठीक है, प्रदीप मौर्य जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सभी लोग देखते रहिए वीडियो, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 19वीं शताब्दी में जो विज्ञान आया उसका नाम था चेतना का विज्ञान, जिसके प्रतिपादक विलियम वुंड थे, सहयोगी में विलियम जेम्स थे और इसके अलावा जेम्स सली और वाइस नाम के मनोवैज्ञानिक भी इसमें सम्मिलित थे। ठीक है, अब 19वीं शताब्दी तक तो हमारे, अब सबसे पहले समझते हैं भाई 19वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान आया है चेतना का मतलब क्या होता है? चेतना का मतलब होता है एक तरीके से जागृति, या चेतना का मतलब एक तरीके से होता है चिंतन। यानी इस मनोविज्ञान में मनोविज्ञान का संबंध, यानी मन का जो संबंध है वो किससे किया गया? चिंतन से। और मन जो है वो कहीं ना कहीं चिंतन से संबंधित होगा, क्योंकि कोई भी हम कार्य करेंगे, किसी के बारे में चिंतन करेंगे, तो चिंतन करने पर कहीं ना कहीं मन की प्रक्रिया उसके साथ जुड़ेगी। इसलिए चेतना का विज्ञान मन या मस्तिष्क के विज्ञान की अपेक्षा ज्यादा अच्छा माना गया और ये मनोविज्ञान 19वीं शताब्दी में आया, जो काफी सफल रहा। अब क्योंकि 20वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी तो ठीक था, लेकिन 20वीं शताब्दी में मुख्यतः एक नया मनोविज्ञान आया जिसका नाम था व्यवहार का विज्ञान या व्यवहारवादी विज्ञान,
यानी 19वीं शताब्दी में एक नया मनोविज्ञान आया, 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान, और जिसके प्रतिपादक थे वॉटसन। ठीक है, इसमें प्रतिपादक थे वॉटसन और इसके सहयोगी थे थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ। ये सारे इसके जो थे सहयोगी मनोवैज्ञानिक के रूप में थे। तो इसी तरीके से हमने कहा पहले था कि मनोविज्ञान का विकास कितनी अवस्थाओं में हुआ है, कितने भागों में हुआ है। तो हमने सबसे पहले कहा कितने भाग हैं, 4। पहला 16वीं शताब्दी, दूसरा 17वीं, फिर 19वीं, फिर 20वीं। 18वीं शताब्दी में किसी का विकास नहीं हुआ, तो इसलिए हमने छोड़ा यहाँ पर। और 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान। अब हम जान लेते हैं कि चेतना का विज्ञान भाई फेल क्यों हुआ। क्योंकि वॉटसन ने कहा कि कोई भी बालक किसी भी कार्य को तब तक नहीं सीख सकता जब तक उसके कार्य के प्रति स्वयं की जागरूकता नहीं होगी, या जब तक उसके लिए सकारात्मक व्यवहार नहीं होगा। क्योंकि बालक सबसे ज्यादा सीख आसपास के वातावरण और कार्यों के आधार पर, जिसे हम व्यवहार भी कहते हैं, इसी प्रक्रिया के आधार पर सीखता है। इसलिए हमने इस मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो व्यवहार का विज्ञान कॉन्सेप्ट वॉटसन ने दिया। इसके अलावा सहयोगी के रूप में थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव और वुडवर्थ आते हैं। आपको याद रखना है। तो ये यहां से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा, आपको याद रखना है, अगर पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान का विकास सबसे पहले किसने किया, तो बिना सोचे समझे आपको याद रखना है कि सबसे पहला मनोविज्ञान कब आया, पहले भाग में। कौन सी शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में। कौन सा विज्ञान है, 8वां का विज्ञान। नाम पूछेगा तो नाम लगाना है, प्रतिपादक का नाम पूछेगा, जनक पूछेगा तो आपको इनका नाम लगाना है, यानी प्लेटो। ठीक है, और यही सबसे पहले अगर पूछा जाता है कि सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया, तो हमें इसका आंसर क्या लगाना है, इसका आंसर हमें लगाना है रुडोल्फ गालकाय। हमने आपको बताया था इसकी डेट क्या है, 1590 में। ठीक है, तो अगर विकास पूछेगा तो प्लेटो लगाना है, शब्द का प्रयोग पूछेगा तो रुडोल्फ गालकाय। लेकिन इसके बाद अब यहां समस्या ये आती है कि हमने चारों के नाम पढ़ लिए। 16वें में प्लेटो, 17वीं में मार्कोनी, 19वीं में विलियम मुंड और 20वीं में वॉटसन। अब यहाँ पर डायरेक्टली पूछा जाता है ये मनोविज्ञान के जनक है कौन, क्योंकि मनोविज्ञान हमारे पास कहा है। तो समस्या ये है कि मनोविज्ञान के वास्तविक में जनक है कौन। तो मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें देखेंगे, वैसे तो मनोविज्ञान के जनक लास्ट के होंगे, क्योंकि 20वीं शताब्दी का मनोविज्ञान सबसे अच्छा माना गया है। और इस मनोविज्ञान की प्रक्रिया को किसने डिफाइन किया है, वॉटसन ने। तो हम सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के जनक वॉटसन है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाती है। वास्तविकता में देखा जाए तो मनोविज्ञान सबसे अच्छा व्यवहारवादी ही है, लेकिन इसके जनक हम वॉटसन नहीं मानते। वास्तविकता में मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो विलियम जेम्स कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, विलियम जेम्स। ठीक है, कुछ किताबों में दिया हुआ है विलियम मुंड भी दिया हुआ है, कहीं जेम्स भी दिया हुआ। तो पहले तो हम इस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं कि मनोविज्ञान 4 भागों में है, तो हमने 20वीं शताब्दी को सबसे अच्छा माना, लेकिन हम प्रतिपादक 19वीं शताब्दी का लगा रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि चेतना का जो विज्ञान था वो चिंतन के बारे में बताता था, और चिंतन के बिना कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता। अगर कोई बच्चा कार्य कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, घूम रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो चिंतन की आवश्यकता होगी। और चिंतन वर्तमान क्रियाओं से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, तो चिंतन को हमने वैलिड माना था। लेकिन एक यहीं पर एक छोटी सी ट्रिक है, या कह सकते हैं कि नोट भी आप याद कर सकते हैं, यहीं पर है 19वीं शताब्दी में, नोट करके भी हम उसको देख सकते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैकडूगल। इन्हें आप जानते हैं सभी लोग। तो विलियम मैकडूगल नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के थे। अब इन्होंने क्या किया, एक किताब लिखी थी जिसका नाम था आउटलाइन साइकोलॉजी। आउटलाइन साइकोलॉजी नाम की एक बुक थी, और इस बुक में इन्होंने चेतना या चिंतन शब्द का सख्त विरोध किया है। इन्होंने कहा कि किसी भी प्रक्रिया के आधार पर मनोविज्ञान का संबंध, यानी मन का संबंध इस चेतन से या चिंतन से नहीं हो सकता। इसलिए ये चेतना का विज्ञान कुछ हद तक फेल हुआ। ऐसा नहीं पूरा फेल हुआ, कुछ हद तक फेल हुआ। जो कमियां थी उस कमियों को निराकरण करने का जो कार्य किया है वो वॉटसन ने किया है, और वो निराकरण उन्होंने कौन से विज्ञान के रूप में किया, व्यवहारवाद। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चेतना का विज्ञान 90% ठीक है, पर 10% जो कमी थी वो वॉटसन ने नए विज्ञान के रूप में 20वीं शताब्दी में सुधारी। इसलिए हम वास्तविकता में देखते हैं कि चेतना का विज्ञान ही मनोविज्ञान के प्रतिपादक के रूप में होना चाहिए। और इसके जनक कौन है, विलियम मुंड। और यहां पर हम विलियम जेम्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वास्तविकता में देखा जाए तो चेतना के विज्ञान के जनक तो विलियम मुंड हैं, लेकिन इस चेतना के विज्ञान में जो प्रयोग किए हैं, परीक्षण किए हैं, रिजल्टेंट निकाल कर दिए हैं,
वो सारे सारे दिए हैं इनके शिष्य, विलियम वुंट के शिष्य थे विलियम जेम्स, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। तो इस कारण से हम विलियम जेम्स को ही मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। ठीक है, तो हम कहां तक चले थे, आगे तमाम सारी चीजें चलती रहेंगी, आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो हमने यहां पर देखा कि विलियम जो जेम्स थे, इसलिए हमने विलियम जेम्स को इसका जनक माना है। बट अगर आपसे डायरेक्टली ये पूछता है, ठीक है, आगे कुछ कमेंट लिख देते हैं। राहुल गौतम कह रहे हैं प्रणाम सर जी। मिस्टर खान कह रहे हैं मन या मस्तिष्क का विज्ञान। हाँ सर जी, ये टॉपिक चल रहा है, कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। सबसे पहले एक बार फिर कहूंगा कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देख सके और सभी को फायदा हो सके। और जब वीडियो आज से स्टार्ट हो रहा है तो अब कॉम्पिटिटिव फील्ड में भाई कोरोना महामारी चल रही है, क्लासेस नहीं चल पा रहे थे, तो उम्मीद करता हूं कि आगे से हम लोग ऑनलाइन क्लास देंगे, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ फायदा हो। घर पे बैठिए, रोजाना क्लास देखिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको कि मनोविज्ञान का जो जनक है वो विलियम वुंट किस केस में होंगे, विलियम जेम्स किस केस में होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम कुछ इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है मनोविज्ञान के जनक हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे यार चेतना का विज्ञान लगाया जाए या फिर व्यवहार का विज्ञान लगाया जाए। तो देखा जाए तो हम इसमें से चेतना का विज्ञान लगाएंगे, और चेतना के विज्ञान में भी अगर आपके पास दो विकल्प दिए हैं, विलियम जेम्स और विलियम वुंट, तो आपको विलियम जेम्स को लगाना है। अगर विलियम जेम्स विकल्प में मौजूद नहीं है तो हम विलियम वुंट को लगा सकते हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान के वास्तविक जनक जो है वो आपके कौन है, विलियम जेम्स। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे कैसे मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, मनोविज्ञान किस विषय से बना है या किस विषय का पूर्वांग था, दर्शन शास्त्र का अंग था। मनोविज्ञान का विकास सबसे पहले किस शताब्दी में हुआ, 16वीं शताब्दी में। मनोविज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, 16वीं, 17वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में। और मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम जेम्स। तो हम यहां तक हम आ गए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम जेम्स। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मनोविज्ञान के बारे में, क्योंकि मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। हालांकि हमारे कोर्सेज में यहां से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन कहां से हैं। अब क्वेश्चन बहुत सारे आते बन सकते हैं, वो हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहीं पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। देखिए, एक प्रश्न आता है कि सबसे पहले प्रथम, या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रथम मनोविज्ञान शाला सबसे पहले कहां बनाई गई। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम मनोविज्ञान शाला कहां बनाई गई, तो प्रथम मनोविज्ञान शाला थी वो जर्मनी में बनाई गई। कहां बनाई गई, जर्मनी में। और इसका जो विकास था वो हुआ है जर्मनी के एक शहर है जिसका नाम है लिप्जिग। ठीक है, कब हुआ, 1879 में विलियम वुंट के नेतृत्व में, और इसी के आधार पर मनोविज्ञान का विकास प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि सबसे पहले मनोविज्ञान शाला में लैबोरेटरी या प्रयोगशाला की नोट किसने बनवाई या किसने प्रयोग किया, तो आपको दोनों में आंसर लगाना है विलियम वुंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी लोग कह रहे हैं मैथ्स की क्लास कब से स्टार्ट होगी, प्लीज कुछ बता दीजिए। भाई देखिए, मैथ की क्लास बहुत ज्यादा चल रही है, 10 बजे से लाइव है, आप आ सकते हैं। देखिए, मैथ की क्लास रेगुलर हो रही है, हिंदी क्लास भी हो रही है। बाकी प्रियंका बाई कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। तो भाई सारी क्लास हो रही है, ज्यादातर आप देखिए 10 बजे से हमारी क्लासेस स्टार्ट होते रहते हैं। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला थी, प्रयोगशाला सबसे पहले 1879 ईस्वी में, ठीक है, विलियम वुंट के द्वारा लिप्जिग, ठीक है, इसे कहीं किताबों में लिप्जिग भी लिखा हुआ है, एक शहर है जर्मनी का। तो जर्मनी के लिप्जिग या लिप्जिग शहर में इसको बनाया गया था, और प्रतिपादक इसके थे विलियम वुंट। ठीक है, और इसके आधार पर ही मनोविज्ञान का विकास प्रारंभ हुआ। मनोविज्ञान का विकास प्रारंभ हुआ। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो जब तक लैबोरेटरी नहीं बनी तब तक कोई विकास नहीं हुआ, और इसमें सहयोगी के रूप में जो इन्होंने काम किया था वो इनके शिष्य थे, जिनका नाम था विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, भाई कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मनोवैज्ञानिक कहां के हैं, तो 1-2 नंबर में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि विलियम जेम्स का संबंध किस देश से है। तो विलियम जेम्स अमेरिका के थे, जबकि विलियम वुंट जर्मनी के थे। और विलियम जेम्स
शिष्य थे विलियम मुंडी के, तो इन्होंने दोनों ने मिलकर काम किया था। ये पहली लेबोरेटरी है जिसके बाद ही मनोविज्ञान का विकास हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये इसलिए हमने कहा था कि चेतना के विज्ञान को हमने ज्यादा महत्व दिया है, हालांकि व्यवहारवाद मनोविज्ञान 20वीं शताब्दी में आ गया और वॉटसन ने उसका विकास किया, अच्छा माना गया है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर आपको विलियम जेम्स ही लगाना है। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम मनोविज्ञानशाला, भारत में प्रथम मनोविज्ञानशाला कहां बनी? तो भारत में सबसे पहली जो प्रथम मनोविज्ञानशाला थी वो कलकत्ता में बनाई गई, कलकत्ता में बनाई गई और ये बनी थी 1915-16 ईस्वी में। ठीक है, और इसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो है डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, खासकर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो इन्होंने ही सबसे पहले प्रयोगशाला बनाई कलकत्ता में और यही भारत की पहली प्रथम प्रयोगशाला कही जाती है। ठीक है, डेट आएगी 15-16 लगाएंगे, नाम आएगा तो डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता, शहर पूछेगा कहां स्थित है तो आपको कलकत्ता में लगाना है। और ये भारत की केंद्रीय मनोविज्ञानशाला भी कहलाती है। क्वेश्चन आ सकता है भारत की केंद्रीय मनोविज्ञानशाला कहां स्थित है, तो भी आपको आंसर कहां लगाना है, सीधे सीधे कलकत्ता। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कहीं से आ सकते हैं। ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, पहली मनोविज्ञानशाला 1879, ये तो काफी बार आ चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, यहां से एक एक नंबर का प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो ये तो भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत में प्रथम मनोविज्ञानशाला कहां बनी? अब भारत में भी, क्योंकि हम छोटा टॉपिक है, मनोविज्ञानशाला के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो मनोविज्ञानशाला से संबंधित कुछ प्रश्न और उठा लेते हैं कि भारत में अगर बात करी जाए तो भारत में प्रथम मनोविज्ञानशाला तो कलकत्ता में है जो 1915-16 में बनी। अब बात कर लेते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की, क्योंकि कभी कभी हमारे सेक्शन में वैसे तो सारे स्टेट से आ सकता है, लेकिन क्योंकि हम ज्यादातर मुख्य प्रेफरेंस जो दे रहे हैं वो खासकर यूपी डेट पे दे रहे हैं, तो यूपी डेट में अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या सी डेट में क्वेश्चन आएगा तो सी डेट में तो केवल केंद्रीय पूछेगा, लेकिन अगर यूपी डेट के हिसाब से बात की जाए तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि यूपी से संबंधित, तो उत्तर प्रदेश मनोविज्ञानशाला, यहां पर प्रश्न आ जाता है। ये तो केंद्रीय मनोविज्ञानशाला कहां पर थी? कलकत्ता में। तो पूछा सकता है कि उत्तर प्रदेश मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश मनोविज्ञानशाला कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश मनोविज्ञानशाला कहां स्थित है? ये आपकी स्थित है इलाहाबाद। इलाहाबाद भाई आज के समय में इसका नाम प्रयागराज है, तो कोई भी नाम आ सकता है। पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की मनोविज्ञानशाला कहां स्थित है, तो आपको आंसर लगाना है इलाहाबाद या प्रयागराज। अब यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जो मनोविज्ञानशाला बनी थी ये कैसे बनी, क्यों बनी और किस प्रक्रिया के आधार पर ये कार्य करती है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश मनोविज्ञानशाला को 1947 में यानी 1947 ईस्वी में बनाया गया था। जब हमारा देश आजाद हुआ तभी ये मनोविज्ञानशाला बनाई थी और 1947 में एक मुख्यतः प्रोफेसर थे जिनका नाम था आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, तो आचार्य नरेंद्र देव के नाम पर ही एक भारत सरकार ने, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समिति तैयार की जिसका नाम था आचार्य नरेंद्र देव समिति, जो 1947 में बनी है। इस समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार के पास भेजी गई और राज्य सरकार ने 1947 में ही इस प्रयोगशाला या लेबोरेटरी का निर्माण कराया जो इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, तो डेट पूछा जाएगा, आपको आंसर क्या लगाना है? 1947। कहां स्थित है? इलाहाबाद में। ठीक है, दो क्वेश्चन बन जाएंगे। किसकी संस्तुति के आधार पर बनी, तो कमेटी पूछ सकता है या रिपोर्ट पूछ सकता है, तो आपको सीधा नाम लगा देना है आचार्य नरेंद्र देव या आचार्य नरेंद्र देव समिति या कमेटी, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, क्या भाई हमारा देश तो 1947 में आजाद हुआ, 1947 में हम आजाद जरूर हुए, लेकिन कोई भी चीज 1947 से वर्क नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमने छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रश्न पढ़ा होगा, भाई आजाद हम 47 में हुए, संविधान लागू हुआ 50 में, तो कामकाज कैसे हो सकता है? इसलिए सरकार ने निर्माण कार्य जरूर किया, लेकिन इसने अपना वास्तविक कार्य प्रारंभ किया है 1954। कब किया है? 1954 में। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि दोनों डेटें आ जाए तो कौन सी लगानी,
ठीक है। तो ये कंडीशन पर निर्भर करता है, सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान शाला कब बनी या मनोविज्ञान शाला का निर्माण कब हुआ, और उसमें आपके दोनों ऑप्शन दिए हैं, 47 दिया है, 48 दिया है, 49 दिया है, 54 दिया है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको आंसर लगाना है 47, बट अगर 47 नहीं है तो आपको आंसर लगाना है 54। समझ में आया? तो किस कंडीशन में इसका आंसर आपको लगाना है वो आगे पर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे कुछ देखते हैं कमेंट, भाई गुड मॉर्निंग आ रहे हैं कि सर क्लास कब से चल रही, चलिए देखते हैं, काफी कमेंट सेक्शन आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले कुछ चीजों को आगे यहां से और जोड़ने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में है, जो बनी जरूर है 47 में, लेकिन कामकाज 54 में शुरू किया है। अगर पूछा जाए कि वास्तविकता में मनोविज्ञान शाला यानी उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला ने अपना कार्य प्रारंभ किया, तब आप 47 होने पर भी इसका आंसर 47 नहीं लगाएंगे, इसका आंसर 54 ही लगाना है, 1954, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है यहां से। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, बड़ा राज्य है यानी आबादी के आधार पर बड़ा है, तो हम इसको थोड़ा सा और क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला वो इलाहाबाद में स्थित है, लेकिन उत्तर प्रदेश भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां मंडलीय मनोविज्ञान शालाएं हैं, ठीक है। ये प्रश्न आ सकता है, और पिछली बार शायद बिहार डेट में पूछा भी गया था कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां मंडलीय मनोविज्ञान शालाएं स्थित हैं, तो केवल वो इकलौता राज्य का नाम क्या है, यूपी, ठीक है। तो यहीं से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मंडलीय मनोविज्ञान शाला। भाई हमने आपको बताया था कि जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो एक मनोविज्ञान शाला से कार्य नहीं हो पा रहा था, इसलिए सरकार ने उस कार्य क्षेत्र को डिवाइड किया कई छोटे छोटे भागों में। इसलिए इन्होंने प्रत्येक मंडल स्तर पर मनोविज्ञान शाला का निर्माण किया, और इसको ही हम मंडलीय मनोविज्ञान शाला कहते हैं, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि मंडलीय मनोविज्ञान शाला है कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है, किस स्तर पर है, मंडल स्तर पर है। तो पूछा जा सकता है संख्या कितनी है, भाई उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कुल मंडल, इसको हम कमिश्नरी भी कह सकते हैं, तो यूपी में वर्तमान समय में 18 मंडल है, ठीक है। लेकिन पुरानी किताबों में इसका आंसर 17 आ रहा है, क्योंकि 17 ही पहले मंडलीय मनोविज्ञान शाला थी, अभी नवीन जो मंडलीय मनोविज्ञान शाला है वो बनाई थी अलीगढ़, तो इसलिए हम इसको संख्या को 18 लगाएंगे, ठीक है। अगर नया आंसर 18 होता है तो 18 लगा दें, अगर 18 नहीं है तो 17 ना लगाएं, तो 18 आपका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में मंडलीय मनोविज्ञान शालाओं की संख्या कुल कितनी है, 18, ठीक है। अब यहां से हम दो क्वेश्चन लेते हैं, एक कॉमन प्रश्न आ जाता है कि दोनों में प्रश्न आता है कि सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला का कार्य है। भाई उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला जो है जब बनाई गई होगी, कोई भी मनोविज्ञान शाला बनाई जाती है तो उसके कुछ कार्य होते हैं, तो उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला का सबसे पहला कार्य तो यही है, ठीक है। क्या कार्य है कि जितने भी प्राथमिक स्तर के, खासकर प्राथमिक स्तर के, उच्च प्राथमिक स्तर के, और खासकर हम कह सकते हैं माध्यमिक स्तर के, यानी 1 से 12 तक की जो कक्षाएं हैं, ठीक है, उन कक्षाओं का विधिवत ध्यान रखना, उनका शिक्षण कार्य पर ध्यान रखना, उनका प्रशिक्षण कैसा चल रहा है, उनका निरीक्षण कैसा चल रहा है, उन सभी कार्यों की जिम्मेदारी करने का कार्य उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला का है, ठीक है। लेकिन विशेष तौर पर ये प्राथमिक पर जोर नहीं देती, ये माध्यमिक शिक्षा पर ज्यादा जोर देती है। यह बात पूछी जा सकती है, वैसे तो दोनों है प्राथमिक और माध्यमिक, लेकिन माध्यमिक पर आपको ज्यादा करना है, ठीक है। और आप देखते हैं समय समय पर बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, जैसे राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह, जो हाई स्कूल है 12th के टॉपर वगैरह होते हैं उनको पुरस्कार वगैरह दिया जाता है, वो उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला के कोटे से ही दिया जाता है, यानी इस सारा कार्य उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला का है। जो कार्य उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला का है वही कार्य उत्तर प्रदेश में जितनी मंडलीय मनोविज्ञान शाला है सेम टू सेम उनका भी कार्य, बस वहां अंतर है कि उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला एक है, इलाहाबाद है, तो पूरे राज्य के 75 जिलों का आकलन हो नहीं पाएगा, तो उनके काम को डिवाइड करने के लिए सरकार ने मंडलीय मनोविज्ञान शाला बनाई, जिनकी संख्या कुल कितनी है, 18 है, ठीक है। तो मंडलीय मनोविज्ञान शालाओं की संख्या कुल 18 है, ठीक है। बहुत सारे लोग आ चुके हैं, अमित राठौर कह रहे हैं हेलो सर, जय हिंद। भाई जय हिंद, कैसे हैं अमित? गौतम, राहुल गौतम कह रहे हैं वैसे वीडियो और वॉइस दोनों क्लियर है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिस्टर खान कह रहे हैं टोटल सर 18 मंडल है। हाँ सर 18 ही मंडल है, बट पुराना जो डाटा था उसमें 17 था, बट आपको नया जो डाटा है वो 18 मंडल का ही लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी मंडलीय मनोविज्ञान शाला। तो यहां से दो क्वेश्चन निकले कि उत्तर प्रदेश भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां मंडलीय मनोविज्ञान शाला है, बाकी कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां मंडलीय मनोविज्ञान शाला है, ठीक है। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश मंडलीय मनोविज्ञान शाला के बाद भारत सरकार ने, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपदीय मनोविज्ञान शालाओं का भी निर्माण किया। कौन सी मनोविज्ञान शाला है? जनपदीय मनोविज्ञान शाला,
ठीक है, आप समझ ही गए होंगे लिखने से ही। वो मंडलीय थी, मंडल स्तर पर थी, कमिश्नरी स्तर पर थी, ये जनपदीय स्तर पर है, तो यानी प्रत्येक जनपद स्तर पर। ठीक है, कार्य से में जो मंडलीय मनोविज्ञान शाला का है, तो मंडलीय मनोविज्ञान शालाओं का कार्य या उसके कार्य को कम करने के लिए या उसके कार्य को सरल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जनपद स्तर पर मनोविज्ञान शाला का निर्माण कराया है। और वर्तमान समय में जनपदीय मनोविज्ञान शाला की संख्या कितनी है? 75। भाई उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 75 ही मनोविज्ञान शालाएं हैं। प्रत्येक जिले में एक मनोविज्ञान शाला है और ये कार्य भी बच्चों के लिए कराया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा हो जाता है कि जनपदीय मनोविज्ञान शाला जो 75 तो है प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर है, लेकिन 75 जो आपकी मनोविज्ञान शालाएं हैं ये दरअसल में होते क्या है? ये आपके होते हैं संयुक्त चिकित्सालय। भाई आप जानते हैं प्रत्येक जिले में एक सरकारी अस्पताल होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, फ्री सेवाएं। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुख्य अधिकारी होता है सीएमओ, जो सारा कामकाज देखता है, उसकी निगरानी में इन मनोविज्ञान शालाओं का कार्य होता है। और मुख्य कार्य क्या है? कोई सर्टिफिकेट का निर्माण करवाना, मेंटल परीक्षण करवाना या फिर कोई और कार्य करवाना, ये सारे काम संयुक्त चिकित्सालय के रूप में डिस्ट्रिक्ट पर होता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां राज्य स्तर पर भी मनोविज्ञान शाला है, मंडल स्तर पर भी मनोविज्ञान शाला है और जनपद स्तर पर भी मनोविज्ञान शाला है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला से संबंधित क्वेश्चन था। यहां से कैसे भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि मैंने मनोविज्ञान शाला का पॉइंट उठाया था, इसलिए मैंने इसको आगे से मुख्यता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये मनोविज्ञान शाला के बाद की बात करते हैं मनोविज्ञान, क्योंकि हम मनोविज्ञान पर टॉपिक पर थे तो मनोविज्ञान पर ही वापस आएंगे, क्योंकि मनोविज्ञान सारा टॉपिक आया था तो मैंने उसको पूरा क्लियर किया। अब मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो मनोविज्ञान के मैंने आपको जनक बताए थे, मनोविज्ञान के वास्तविक जनक, मनोविज्ञान के वास्तविक जनक थे विलियम जेम्स। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है मनोविज्ञान के वास्तविक जनक विलियम जेम्स थे। और इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि आधुनिक मनोविज्ञान यानी जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसके जनक भी कौन है? विलियम जेम्स। तो चाहे तो आपका आंसर केवल मनोविज्ञान का जनक पूछा जाए या फिर आपका आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पूछा जाए, उन सभी में आपको विलियम जेम्स ही लगाना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ कमेंट सेक्शन। गिरिराज किशोर कह रहे हैं राम राम सर जी, लेट हो गए क्या? सॉरी, नहीं लेट नहीं हुए, वही टाइम से क्लास चल रहा है आपका, सारा का सारा काम प्रॉपर तरीके से 11:30 का टाइम था उसी के हिसाब से। मिस्टर साहब कह रहे हैं सर 75 डिस्ट्रिक्ट है। हाँ भाई 75 ही डिस्ट्रिक्ट है, 75 ही जनपदीय मनोविज्ञान शालाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान का जो विकास है वो तो हमने देखा, लेकिन मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं कितनी हैं? ठीक है, किसी किताब में 12 दिया है, किसी में 14 दिया है, किसी में 18 दिया है, बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन होता है। तो यहां पर आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, वो ट्रिक क्या है कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि मनोविज्ञान की कुल कितनी शाखाएं हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं मनोविज्ञान कितने प्रकार का है, तो प्रमाणिक संख्या नहीं है कोई, लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर या प्रमाणिक संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई है? 40 यानी 14। तो अगर आपको कई सारे आंसर दिए हैं, 14 दिया, 16 दिया, 18 दिया है, तो आपको सबसे पहले 14 ढूंढना है। 14 नहीं मिलता है तो 12 लगाना। ठीक है, 14 ही अगर सबसे प्रमाणिक है तो 14 संख्या लगानी। तो हम देखते हैं कि मनोविज्ञान के जो भाग है या मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, कई प्रकार के मनोविज्ञान है आपके यहाँ पर। तो मनोविज्ञान आपने देखा किस तरीके से इसका विकास हुआ है और काफी ब्रॉड सेक्टर है इसका, लेकिन यहां से ज्यादा बहुत बार नहीं होता है, लेकिन कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है यहां से। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पर सबसे पहले लिखेंगे मनोविज्ञान की शाखाएं या भाग। तो इसकी संख्या है 14। ठीक है, कौन कौन से नाम है एक बार नाम भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो हम उस नाम यहां पर लिखेंगे। देखिए सबसे पहला हमारा नाम मनोविज्ञान है, क्रम कोई नहीं है, क्रम कैसे भी हो सकता है, बस आपको 14 नया हो जाएंगे। सबसे पहला है सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान। दूसरा आपका है असामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। तीसरा है आपका तुलनात्मक
मनोविज्ञान, उसके अलावा है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, उसके अलावा आपका आएगा सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, इसके अलावा औद्योगिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, ठीक है। इसके अलावा आएगा शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, इसके अलावा आएगा आपका शिक्षा के बाद आएगा विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, इसके अलावा आएगा आपका निदानात्मक, निदानात्मक या उपचारात्मक, निदानात्मक या उपचारात्मक मनोविज्ञान। इसके अलावा आपका आएगा बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्राण मनोविज्ञान, प्राण मनोविज्ञान, इसके अलावा है पशु मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, और लास्ट आपका है आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान, ठीक है। जैसे हम परा मनोविज्ञान भी कह सकते हैं, आधुनिक का मतलब होता है साइकोलॉजी में पढ़ना, ठीक है। तो यहां पर हमने 14 की 14 इसकी शाखाएं लिखी। आगे देखते हैं, मुकेश कुमार कह रहे हैं सर रेलवे का एग्जाम कब आएगा। देखिए रेलवे का एग्जाम का भी कुछ पता नहीं है, देखते हैं कुछ आगे आएगा, समय जल्दी आने वाला है। शशि वाला कह रही है सर क्लास डेली होंगे, बिल्कुल होंगे। गिरिराज किशोर कह रहे हैं सर आप ग्रेट हो, बहुत थैंक यू भाई। सुमेश सर कह रहे हैं सर डेली लेक्चर होंगे, भाई डेली लेक्चर होंगे भाई, आप कंटिन्यू करते रहिए, क्लासेस आपके डेली आएंगे, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पर 14 शाखाएं इसकी लिखी हैं, अब हम एक एक करके इन शाखाओं के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए सीधा सीधा यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कि मनोविज्ञान की कुल कितनी शाखाएं हैं, तो आपको सीधा आंसर लगाना है 14। और भी मैंने दूसरा एक ऑप्शन और भी दिया था, बट अगर कभी कभी एग्जाम में 14 नहीं देता है, ठीक है, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसका डाटा 12 माना। अगर 14 नहीं है तो आप 12 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहली प्योरिटी आपको 14 देनी है, वैसे आपको 14 नहीं है तो 12 लगेगा, ठीक है। अब इनके नाम हमने लिखे हैं, एक एक करके देख लेते हैं किस मनोविज्ञान में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। पहला हमारा है सामान्य मनोविज्ञान, ठीक है। सामान्य मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, जो आसपास की जितनी भी सामान्य चीजें हैं, बच्चों के व्यवहार के बारे में, बच्चों के कार्यों के बारे में, सीखने के बारे में, पढ़ने के बारे में, खेलने के बारे में, वो सारी चीजें सामान्य मनोविज्ञान का ही भाग, ठीक है। दूसरा मनोविज्ञान आपका कौन सा है, असामान्य। असामान्य मनोविज्ञान का मतलब जैसे कोई बच्चा कुछ स्पेशल सीख रहा है, जैसे कभी कभी क्या होता है हम छोटे बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं, जैसे अभी हमने उसको कुछ एग्जाम के सवाल दिए, जोड़ घटाने के सवाल दिए, ठीक है। मान लीजिए दूसरी क्लास का है और दूसरे 5वीं क्लास का सवाल बहुत जल्दी हल कर दिए, तो उसके लिए वो विशेष उपलब्धि हो गई। उस प्रकार के गुणों को हम असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। थर्ड आपका पार्ट है तुलनात्मक मनोविज्ञान। यहां नाम से ही लग रहा है, तुलनात्मक का मतलब क्या है, तुलना करना, ठीक है। जहां पर कंपैरिजन की जाए, तो कंपैरिजन से संबंधित जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, उसको हमने तुलनात्मक मनोविज्ञान कहा। इसमें हम बच्चों की आपस में तुलना करके, विभिन्न चीजों से तुलना करके, विभिन्न कार्यों से तुलना करके उस मनोविज्ञान का हम अध्ययन करते हैं, इसलिए हम उसको तुलनात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है, डायरेक्टली पूछा जाता है, और कभी कभी तो इसका प्रतिपादक भी पूछ लेते हैं कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान क्या है और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो प्रयोगात्मक का नाम से ही लग रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, प्रयोग। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में सबसे पहले समझाने का कार्य, विशेष तरीके से समझाने का कार्य किसने किया था, मैंने बताया था कि जब तक लेबोरेटरी नहीं बनेगी तब तक कामकाज कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले लेबोरेटरी स्थापित किसने की, 1879 में विलियम जेम्स ने और विलियम मुंड ने, क्योंकि मुंड नहीं थे तो मुंड ने ही इस प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का विकास किया और वही इसके जनक है। प्रयोगात्मक का मतलब है जिसके आधार पर हम बच्चों को उदाहरण देकर समझाएं, वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। जैसे हम लोग नॉर्मली रोजाना पढ़ते हैं क्लास में, तो क्लास में एक छोटे बच्चे को जो हम पढ़ाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, उस बच्चे को हम जितना अच्छा उदाहरण देंगे, जितना अच्छा उसको समझाने का प्रयास करेंगे, उतना अच्छा उसको समझ में आएगा। तो जो टीचिंग
स्टडी में हम लोग एग्जाम्पल या फिर कोई और सारे एग्जाम है या और सारे उदाहरण है आसपास के, उन उदाहरणों को देकर जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ही भाग है। आगे बढ़ते हैं। छठा, सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान में सारी चीजें हैं जो समाज से संबंधित हैं, आसपास के लोग हैं, आसपास की चीजें हैं, ठीक है, जिनसे हम सीखते हैं, जिनसे हम बोलते हैं, वो सामाजिक मनोविज्ञान भाग है। तो सामाजिक का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं वातावरण, यानी समाज से संबंधित जो मनोविज्ञान है इसको हम सामाजिक मनोविज्ञान कहते हैं। और इसके प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बंडूरा। बंडूरा नहीं, इसका प्रतिपादन भी किया था। कभी कोई पूछ लेता है सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक मनोविज्ञान, मतलब सीधा सीधा लग रहा है, औद्योगिक का मतलब है जिसमें उद्योग धंधे संबंधी जानकारी पढ़ी जाए, या हम ऐसे कह सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मनोविज्ञान में उद्योग धंधे का क्या मतलब है, ठीक है। मनोविज्ञान का मतलब है मनोवृत्ति, ठीक है। मनोवृत्ति कैसे संबंधित? उद्योग धंधों से संबंधित। जिस कार्य में मनोवृत्ति का संबंध उद्योग धंधों से संबंधित है, उस मनोविज्ञान का नाम हम औद्योगिक मनोविज्ञान के रूप में कह सकते हैं। तो औद्योगिक मनोविज्ञान में औद्योग संबंधी चीजों को पढ़ते हैं। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जितने भी मनोविज्ञान हमने यहाँ लिखे हैं, इन सभी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका कौन सा मनोविज्ञान है? शिक्षा मनोविज्ञान, यानी हम कह सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। और एजुकेशन साइकोलॉजी का पार्ट जो है हम आगे चलकर साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। और दरअसल में इसके जो प्रतिपादक हैं वो एडवर्ड थॉर्नडाइक है। एडवर्ड थॉर्नडाइक प्रश्न भी पूछ लेता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक आपके एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ही वास्तविकता में शिक्षा का विकास किया, ठीक है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी में जो पैडागोगी पढ़ते हैं वो पैडागोगी यानी शिक्षा शास्त्र, वही शिक्षा मनोविज्ञान है। आगे देखते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक का मतलब क्या है भाई? हम परिभाषा भी पढ़ते हैं, विकास एक कैसी प्रक्रिया है, तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन विकास का मतलब सीखना, ठीक है। विकास का मतलब सीखना, हम भी कह सकते हैं। तो ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें विकासात्मक क्रियाएं हो उसे विकासात्मक मनोविज्ञान कह सकते हैं। और विकासात्मक जो प्रक्रियाएं होंगी उसमें शारीरिक और मानसिक क्रियाएं दोनों होंगी, यानी हम कह सकते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जिसमें बच्चे का शारीरिक विकास भी हो सकता है, मानसिक विकास भी हो सकता है। और विकासात्मक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो आपके हैं जीन पियाजे। पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं निदानात्मक एवं उपचारात्मक मनोविज्ञान। निदानात्मक, निदान का मतलब है समस्या और उपचार का मतलब है इलाज। यानी अगर जब तक किसी भी समस्या का उपचार नहीं किया जाएगा तब तक उस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। जिस तरीके से मनोविज्ञान में भी किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है, किसी भी समस्या का जवाब नहीं आ रहा है, उसका जब तक हम समस्या को ढूंढेंगे नहीं, जब तक उसका उपचार नहीं करेंगे तब तक हम उसके बारे में नहीं जान सकते। तो इस प्रकार के मनोविज्ञान में जहां पहले हम समस्या ढूंढते हैं फिर उसका उपचार करते हैं, इस मनोविज्ञान को हम निदानात्मक या उपचारात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। आगे कुछ कमेंट लेते हैं। हरिओम वर्मा कह रहे हैं नमस्ते सर। भाई नमस्ते। शशिवाला कह रहे हैं सर आपको जैसा कोचिंग में पढ़ाते वैसा ऑनलाइन क्लास में भी। हाँ बिल्कुल, वैसी कोशिश करेंगे, कुछ नई चीजों को भी ऐड करेंगे, क्लासेस आगे कंटिन्यू करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 10वां विभाग है वो बाल मनोविज्ञान, 11वां किशोर मनोविज्ञान और 12वां आपका है प्रौढ़ मनोविज्ञान। इन तीनों मनोविज्ञान का अध्ययन भी हम साइकोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। और हमारी जो पहली यूनिट है बाल विकास, उस बाल विकास में बाल, किशोर, प्रौढ़ इन तीनों मनोविज्ञानों के बारे में पढ़ेंगे। एक एक लाइन में समझ लेते हैं क्या है बाल मनोविज्ञान का मतलब है जहां बालकों के विकास का अध्ययन किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान, ठीक है। किशोर मनोविज्ञान, किशोर का मतलब है जहां हम किशोर अवस्था की सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम किशोर मनोविज्ञान कह सकते हैं। तो किशोर का मतलब है जिन बच्चों की आयु लगभग 12 से 18 वर्ष तक हो, 12 से 18 वर्ष तक की एज में जितने भी बच्चों की सीखने की क्रियाएं हैं, चाहे पढ़ना, लिखना, घूमना, इन सारी प्रक्रियाओं को हम किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे आपका 12वां है प्रौढ़ मनोविज्ञान। प्रौढ़ का मतलब जानते हैं जिन बच्चों की आयु 18 वर्ष है उससे अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रौढ़ मनोविज्ञान। तो प्रौढ़ मनोविज्ञान के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। प्रौढ़ मनोविज्ञान मुख्यतः प्रौढ़ों के बारे में बताता है। हालांकि प्रौढ़ मनोविज्ञान हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है क्योंकि हम बाल विकास के अंतर्गत मनोविज्ञान में बालकों के विकास की क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, ना कि प्रौढ़ों की प्रक्रियाओं का अध्ययन, ठीक है। आगे देखते हैं पशु मनोविज्ञान। पशु मनोविज्ञान खासकर इसको थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया है। एक बार पूछा भी गया था कि पशु मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक। इसमें हम पशुओं की प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं, उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? पशु मनोविज्ञान, ठीक है। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, इतना आप याद रखना है पशु मनोविज्ञान के जनक कौन है। और
लास्ट में आता है आधुनिक मनोविज्ञान। तो आधुनिक मनोविज्ञान की जनक मैं पीछे बता चुका था आपको कि विलियम जेम्स, यानी मॉडर्न साइकोलॉजी या केवल साइकोलॉजी, दोनों में आपको विलियम जेम्स लगाने हैं। तो इसमें हम आधुनिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं, इसलिए हम इसका नाम रख सकते हैं आधुनिक मनोविज्ञान। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन सभी के 14 भागों को पढ़ा। ठीक है, जो अलग अलग टाइप हैं, इनमें से प्रतिपादक पूछा जा सकता है, कभी कभी किसी नाम दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का भाग नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का भाग है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि 14 के 14 मनोविज्ञान के नाम याद रखने हैं। ठीक है, लेकिन सीरियल कोई नहीं, कैसे भी याद कर लीजिए, पर 14 नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो थे मेन भाग। इसके अलावा कुछ नाम ऐसे भी हैं जो मुख्य भागों में नहीं आते, लेकिन बहुत सारे मनोविज्ञान ऐसे हैं अभी जो भाग के अंतर्गत हैं लेकिन मुख्य के अंतर्गत नहीं है। जो मुख्य 14 थे, इनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया। तो हम कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों के बारे में या मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, और कभी कभी उनसे प्रतिपादक भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से मनोविज्ञान बचे हुए हैं। देखिए, एक मनोविज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट आता है जिसमें बात पूछ लेते हैं संरचनावाद। संरचनावाद मनोविज्ञान। तो देखा जाए तो सबसे पहले संरचनावाद मनोविज्ञान का ही विकास हुआ था, और इसका विकास हुआ 1879 में। ठीक है, और इसका विकास किया विलियम मुंड ने। ठीक है, तो विलियम मुंड ने सबसे पहले संरचनावाद मनोविज्ञान का विकास किया था 1879 में। तो डायरेक्टली आपको अगर डेट याद करना चाहते हैं तो डेट भी याद कर लीजिए, और कम से कम प्रतिपादक तो आप याद ही कर लीजिए कि संरचनावाद मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम मुंड। ठीक है, हालांकि मनोविज्ञान के मुख्य भाग में नहीं है। इसके अलावा हम कह सकते हैं अगला प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक, अभी मैंने पीछे भी लिखा था, इसको मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। इसमें भी आंसर यही आएगा, विलियम मुंड। ठीक है, ये कुछ बार बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं, एक आता है अधिगम मनोविज्ञान। अधिगम मनोविज्ञान, अधिगम मनोविज्ञान। तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं एवी गॉन्स। अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं एवी गॉन्स। एक अगला मनोविज्ञान है जिसका नाम है साहचर्यवाद। तो साहचर्यवाद के जनक भी एवी गॉन्स ही हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं वैयक्तिक मनोविज्ञान। वैयक्तिक मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो आपके हैं एडलर। ठीक है, इसके अलावा आपका है विश्लेषण या विश्लेषणात्मक भी कह सकते हैं, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। इसके भी जनक आपके, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक आपके हैं यूंग। इनका मतलब कंफ्यूजन होता है कि कुछ किताबों में इनका नाम यूंग लिखा है, कुछ किताबों में इनका नाम जुंग लिखा है। एक्चुअली में इनकी भी एक समस्या रहती है, तो यहां पर याद रखेंगे यूंग या जुंग कोई भी नाम आए, दोनों नाम नहीं आएंगे, केवल सिंगल एक ही नाम आएगा। तो दोनों नामों में से कोई भी नाम अगर आपका आता है तो उन दोनों नामों में से ये नाम लगा सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्योंकि कारण इसका ये है क्योंकि इनका बेसिक जो नाम है वो यूंग ही है, लेकिन जब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये यूंग हो जाता है, यानी वाई से लिखते हैं, इसलिए उसका हिंदी ट्रांसलेशन जुंग है। ठीक है, तो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक आपके यूंग या जुंग है। ठीक है, तो ये आपका पूरा था। इसके अलावा एक आपका है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो थी मुख्यतः इसका जो प्रतिपादन किया है वो किया है विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स ने इसका प्रतिपादन किया मुख्यतः 1890 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। और इसी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के बाद ही वास्तविकता में मनोविज्ञान का विकास हुआ। इसी तरीके से इन्होंने बाद की भी रचना की जिसका नाम है प्रकारवाद। ठीक है, प्रकारवाद का मतलब होता है कि जिसमें अलग अलग प्रकार के कारणों के बारे में बताया जाए, उसे हम प्रकारवाद कहते हैं। और इसके भी जनक विलियम जेम्स
विलियम जेम्स, ठीक है। ये आपका 1895 ईस्वी में इन्होंने इसको प्रतिपादित किया। और देखा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी और प्रकार्यवाद के बाद ही मनोविज्ञान का सही तरीके से विकास हुआ और 20वीं शताब्दी में जाकर मनोविज्ञान का पूरी तरीके से विकास हो पाया। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे आप कहते हैं मनोविश्लेषण या मनोविश्लेषण मनोविज्ञान या मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कह सकते हैं। इसके प्रतिपादक है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने इसकी जो रचना की थी वो की थी 1900 में, यानी 1900 ईस्वी में सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण और मनोविज्ञान की रचना की। हालांकि सिगमंड फ्राइड कभी कभी नहीं आते हैं तो इसमें हम युंग भी लगा सकते हैं क्योंकि युंग इनके शिष्य थे, और इसके अलावा अगर युंग भी नहीं आते तो इसका आंसर हम एडलर लगा सकते हैं। ये सहयोगी के रूप में है, ठीक है। क्या नाम है? एडलर, ठीक है। तो मनोविश्लेषण मनोविज्ञान में सिगमंड फ्राइड और युंग या एडलर में से कोई लगा सकते हैं, लेकिन पहले आपको सिगमंड फ्राइड लगाना है। और ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषण मनोविज्ञान में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें व्यक्तित्व में या पर्सनालिटी में आगे पढ़ना है, आगे हम लोग उसमें डीप से पढ़ाएंगे। क्योंकि मनोविश्लेषण में मनोविज्ञान में मन के आधार पर सबसे पहले सही व्याख्या सिगमंड फ्राइड ने की थी, और जिन्होंने मन के 3 भाग बताए थे, चेतन, अचेतन और चेतन। तो वो सारी चीजें हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम मेन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो आपका मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। इसके अलावा अगला पॉइंट आपका आता है जिसका नाम है मानवतावादी या, ठीक है, मानवतावादी या अभिप्रेरणात्मक मनोविज्ञान। इसके हैं अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने 1954 में इसकी रचना की, ठीक है। तो मानवतावादी या अभिप्रेरणात्मक मनोविज्ञान की जनक पूछे जाएंगे तो आपको अब्राहम मैस्लो सीधे सीधे लगा देना है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक हम सभी जानते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक जो हैं, जानते हैं, संज्ञान शब्द जो था वो किसने दिया था? जीन पियाजे ने। तो सबसे पहले आपको पियाजे लगाने हैं, और हमने बताया था संज्ञान का सबसे अच्छा सिद्धांत पियाजे का कहलाता है, क्योंकि जीन पियाजे का सिद्धांत इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 1, 2 नंबर या 3 नंबर में जीन पियाजे से पूछा जाएगा। और जीन पियाजे का बहुत ही फेमस सिद्धांत भी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और अगर पियाजे नहीं आता XYZ तो एक संज्ञानात्मक सिद्धांत और भी है जिनका, और इनका दूसरा नाम है ब्रूनर। एक ब्रूनर का भी संज्ञानात्मक सिद्धांत है, एक जीन पियाजे का सिद्धांत है। तो आपको पहले पियाजे लगाने हैं, बाद में ब्रूनर लगाने हैं। और इसके अलावा इसके सहयोगी ग्रुप में एक मनोवैज्ञानिक और भी हो सकते हैं जिनका नाम है वाइगोस्की, ठीक है। क्या नाम है? वाइगोस्की, ठीक है। तो ये आपके संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है। इसके अलावा एक मनोविज्ञान है नैतिक मनोविज्ञान, ठीक है। तो नैतिक मनोविज्ञान में आपके सबसे पहले है कोहलबर्ग, और उसके अलावा हम यहां पर क्या लगा सकते हैं? पियाजे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस तरीके से। ये मनोविज्ञान के अलग अलग भाग हैं, यहाँ प्रतिपादक भी पूछे सकते हैं, इनके बारे में एक नंबर में कुछ भी आ सकता है। तो बहुत सारी चीजें हमें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। तो कोशिश करेंगे कि हम बहुत सारी चीजों को आगे कंटिन्यू ले सके। अभी भी हमारे पास कुछ मनोविज्ञान और बचे हुए हैं, जैसे कि अगर बात करें गेस्टाल्टवाद की तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो 1 नंबर का यहाँ से निश्चित प्रश्न आता है गेस्टाल्टवाद, ठीक है। तो गेस्टाल्टवाद जो है, गेस्टाल्ट वर्ड है जर्मन भाषा का। अगर यहां से प्रश्न आता है, काफी बार आता है कि गेस्टाल्ट जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो आपको सीधा लगाना है ये जर्मन भाषा का शब्द है। और जर्मन भाषा का शब्द गेस्टाल्ट है। हिंदी में इसको पूर्णाकार या गोलाकार या समग्र आकृति कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। लेकिन ये तो जर्मन भाषा में वर्ड है, तो इसलिए हमने गेस्टाल्टवाद लिखा। और गेस्टाल्टवाद के जो जनक है वो है आपके मैक्स वर्दीमैन। इसमें 3 लोग सम्मिलित हैं, मैक्स वर्दीमैन, होफा और कोहलर, ठीक है। तो यहां पर पूछ लेता है कि गेस्टाल्टवाद के जनक हैं
तो आपको पहले वर्दीमर लगाना है। अगर तीनों नाम दिए हैं तो पहले वर्दीमर, वर्दीमर नहीं है तो ओफा, ओफा भी नहीं है तो कोलर, तीनों दिए हैं तो पहला ही लगाएंगे, सारे नहीं लगाएंगे। अब चौथा विकल्प सभी का है, सभी लगा दीजिए। तो गेस्टाल्ट जो विकास हुआ है वो विकास हुआ है 1920 में, यानी 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्टवाद की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये गेस्टाल्टवाद था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बचा हुआ है जिसे हम कहते हैं व्यवहारवाद। क्या कहते हैं? व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद जो था वो दरअसल में जो व्यवहारवाद कॉन्सेप्ट है ये आया कहां से? ये आया है 20वीं शताब्दी में, बताया था इसके जनक है वॉटसन। एक्चुअल में हुआ क्या था कि 1924 में वॉटसन ने एक किताब लिखी, ठीक है, और उस किताब का नाम भी व्यवहारवाद था। और व्यवहारवाद में उन्होंने मनोविज्ञान को सही से परिभाषित किया। इसी व्यवहारवाद के बाद ही 20वीं शताब्दी में व्यवहारवादी मनोविज्ञान आया, जिसे हम व्यवहार का विज्ञान भी कहते हैं। तो वॉटसन ने पुस्तक भी लिखी है व्यवहारवाद। इसी व्यवहारवाद के आधार पर इन्होंने व्यवहारात्मक प्रक्रिया या व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की विकास की प्रक्रिया को समझाया हुआ है। तो वॉटसन ने यह आपका विकास किया है। तो अगर पूछा जाता है व्यवहारवाद नाम पुस्तक किसने लिखी? वॉटसन ने। कब लिखी? 1924 में। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कई सारे हैं, हमारे पास समय कम है। इसी तरीके से एक 1922 में पूछ लेता है कभी-कभी कि 1922 में और 1924 में एक आपका संघ बना था जिसे हम कहते हैं भारतीय मनोवैज्ञानिक संघ। ठीक है, इसकी भी स्थापना हुई थी। तो आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि सारी चीजों को खत्म करने की, और लगभग खत्म हो भी गया है। कल भी क्वेश्चन बचे थे, तो अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन की रिवाइज करने की। ठीक है, तो आज के लिए सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, इतना ही है। आगे आप लोग कंटिन्यू करें और कोशिश करें रेगुलर क्लास में रहें। बाकी हम लोग नए लेक्चर में भी नया टॉपिक कंसीडर करेंगे। और सबसे पहले लास्ट में रिक्वेस्ट भी है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। और इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा हम भी एफर्ट लगा सकें। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।